followed the Trump Zelensky showdown where the major players stand. वीडियो आपने देख ही लिया होगा जहां पर हुआ, ये देखिए बहुत गलत हुआ जो भी हुआ। ऐसे किसी के यहाँ कोई जाता है तो उसकी बेइज्जती नहीं करते। तो जेलेंस्की गए थे अमेरिका इनसे मिलने के लिए और मिनरल्स को लेकर एक डील करने के लिए, और ये भी तय करने के लिए कि यूक्रेन का फ्यूचर क्या होगा और उसमें यूएस किस प्रकार की मदद देगा। तो मीडिया के सामने ये एक ओवल ऑफिस में बैठे थे और मीडिया आया था, उन्होंने पूछने की कोशिश करी कि सर क्या बातचीत है आगे। फिर धीरे धीरे करते ही आपस में लड़ने से लग गए। जैसे ऐसा होता है ना कि हम नहीं जानते तुम नहीं जानते, ऐसे करके लड़ने लग गए। यहां तक कि एक अधिकारी ने जो इनके थे यूएस के, उन्होंने तो इनके कपड़ों पर भी सवाल कर दिया कि तुम क्या पहन के आए हो। एक तरीके का डिसरिस्पेक्ट है ये हमारे प्रेसिडेंट का कि यहाँ ऐसे चले आ रहे हो, है ना। तो उन्होंने भी जवाब दिया कि हमारे यहाँ वॉर चल रही है, जब चीजें ठीक हो जाएंगी तो हम अपना पहनेंगे, है ना। चलिए, confrontation between the US President Donald Trump and Ukraine President Vladimir Zelensky in the Oval Office. Oval Office में जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच थोड़ी कन्फ्रंटेशन देखने को मिली। Zelensky was publicly humiliated on the television, impacting US-Ukraine relations. जिस तरीके से अगर देखा जाए जेलेंस्की का टीवी पर अपमान किया गया, उससे आगे आने वाले समय के अंदर हमें यूक्रेन और अमेरिका के संबंध थोड़े से डगमगाते दिखाई देंगे। मिनरल ट्रीन बिटवीन द यूएस एंड यूक्रेन कोलैप्स, और जो मिनरल्स की डील भी थी यूएस और यूक्रेन के बीच में, उसे भी स्थगित कर दिया गया और उस पर कोई भी बातचीत नहीं हुई, यानी कि वो विफल हो गई। ट्रंप ने किस बात को लेकर यहां पर झगड़ा किया और फिर यूक्रेन ने क्या कहा उसको भी हम देखते हैं। ट्रंप ने यूक्रेन को दी जा रही सहायता पर सवाल उठाए। ट्रंप ने कहा कि आपकी जो ये वॉर चलाने की रणनीति है और आप जो ये वॉर खींच रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम 10 साल वॉर चला लेंगे, लेकिन इसका पैसा तो यूएस भर रहा है, यूएस आपको सहायता दे रहा है, तो हम क्यों दें आपको सहायता, वॉर लड़ी अपने पैसे से लो। दूसरा, यहां पर जेलेंस्की पर उन्होंने कहा कि इस तरीके से आप जानबूझकर ये लंबी वॉर खींचते हैं तो सो दैट आपने कभी रियलाइज किया है कि आप जा रहे हैं वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ। हम चाहते हैं पूरी दुनिया में इंटरनेशनल पीस आए और पीस का इस्तेमाल हो, ये यहां पर आरोप लगाया। वहीं जेलेंस्की ने प्रतिक्रिया दी कि अमेरिका, कांग्रेस और डोनाल्ड ट्रंप ने हमारा साथ दिया था, अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने साथ दिया है और हमें आयड आती है, मानते हैं। और उन्होंने ये जब जाता है कि देखिए बातचीत चाहे जो भी हो, यूएस से हमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस या जो ये असिस्टेंस फॉर द वॉर है वो हमें मिलती रहेगी। वो एक अलग चीज हो गई, यानी कि ये बेचारे अभी के टाइम पर अगर देखें, इन्होंने कहा, बताया भी था हम लोगों को कि 30% हमारा जो पैसा है वो वॉर के अंदर आता है हमारी खुद की डोमेस्टिक प्रोडक्शन से, 40% के आसपास सपोर्ट आता है शायद यूरोपीय यूनियन से और 40% की सपोर्ट आता है अमेरिका से, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 90% वॉर हमने फंड करी। तो यहां पर ये थोड़े से कंफ्यूजन थे और वो चीज क्लियर हो गई कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, 90% नहीं लेकिन 40%। अब ऐसे में आप जरा सोचकर देखो कि जेलेंस्की जो काफी हद तक यूक्रेन पर डिपेंड, यूक्रेन जो काफी हद तक अमेरिका पर डिपेंड कर रहा था, उसके हालात कैसे हो गए कि अमेरिका का नया लीडर बनता है, नए राष्ट्रपति बनते हैं और वो ये तय करते हैं कि नहीं जी अब तुम्हें वॉर नहीं लड़नी। तो फिर ये अलग थलग ना पड़ जाए, तो इनके सपोर्ट में कई सारे मुल्क आए हैं। यूक्रेन का सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ है? पहला नुकसान, जेलेंस्की को पब्लिकली ह्यूमिलेट किया गया है और ह्यूमिलिएशन की वजह से थोड़ा अपमान हुआ है। असेंट्री ओवर कंटिन्यूड यूएस एड, और यहां पर यह अनिश्चितता आ गई है कि अब यूएस की तरफ से कब तक इन्हें सरकारी सहायता मिलती रहेगी, मिलेगी भी या नहीं। यूएस यूक्रेन में वीकेंड अंडर द ट्रंप, और ये भी कहा कि ट्रंप के संबंधों की अगर बात करें तो ट्रंप और यहां पर देखने को मिलेगा ट्रंप के शासनकाल में यूएस और यूक्रेन के रिलेशन थोड़े वीक दौर से गुजर सकते हैं, कठिन दौर से गुजर सकते हैं, ये भी बात कही गई है। फिर देखते हैं बेनिफिट्स फ्रॉम द यूक्रेन वेस्टर्न डिसॉर्ड। अब यहां पर देखा जाए तो अगर यहां मैं देखूं तो यूरोप
उनकी कई सारी कंट्रीज, हालांकि फ्रांस की तरफ से, जर्मनी की तरफ से, यूके की तरफ से, पोलैंड की तरफ से, सभी कंट्रीज ने खुलकर सपोर्ट किया है यूक्रेन को कि तुम्हें डरने की कोई बात नहीं, वी आर विथ यू। एक बार कट ऑफ करेंगे तो हम अब बिल्कुल इसमें आपको सपोर्ट करेंगे अगर यूएस ने अपनी एड या सहायताएं बंद कर दी। ठीक है। दूसरा, अब आपको एक चीज और देखने को मिलेगी कि जिस तरीके से यूके और यूरोप वालों के सामने एक सोचने वाली बात हो गई है। यूरोप को यह लग रहा है कि जिस तरीके से यूएस ने ट्विस्ट या पलटी खाई है, कल को ये यूरोप के मामले में भी खा जाएगा। तो आप रिसेंट ईयर्स में देखोगे कि यूरोप वाले भी डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ाएंगे। अभी रिसेंट बजट में आपने देखा भी होगा कि यूके ने अपने डिफेंस बजट को बढ़ा भी दिया है। अमेरिका पर कम भरोसा हुआ है, डिक्लाइनिंग, है ना। चैलेंजेस फॉर द नाटोज यूनिटी, और ऐसे में नाटो की यूनिटी को लेकर भी खतरा है। और हालांकि नाटो को लेकर तो पिछले वाले शासन में भी ट्रंप ये बात बोल चुके हैं कि नाटो पर होने वाला खर्चा सबसे ज्यादा आता है हमारे ऊपर और मजे ये यूरोप वाले उठाते हैं। फ्रेंच प्रेसिडेंट ने क्रिटिसाइज भी किया है ट्रंप को। फ्रेंच क्या, सबने क्रिटिसाइज कर दिया कि तुमने बहुत गलत काम किया। लेकिन इन सबके बीच में सबसे ज्यादा आनंद और मजा कौन उठा रहा है? ट्रंप नहीं बल्कि रूस वाले। अब मजा उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि यूक्रेन और वेस्टर्न डिस्कॉर्ड की वजह से सबसे ज्यादा लाभ यूरोप को, रशिया को होगा। अभी रशिया ये सोच रहा है कि हमारे रिलेशन यूएस के साथ अच्छे हो सकते हैं, ऐसा संभव है भी। रशिया ऑफिशियल मॉक्ड जेलेंस्की, और जेलेंस्की का उन्होंने मजाक भी उड़ाया कि गए थे वहां, बेइज्जती करा के आ गए, है ना। बहु गए थे कि ये करेंगे वो करेंगे, यूएस को मना लेंगे, नहीं, अलग से बेइज्जती हुई। पॉसिबल स्ट्रैटेजिक एडवांटेज फॉर रशियन वॉर, अब इन सब का एक एडवांटेज हो सकता है रशिया को, जो कि वो अब आगे ले सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको कुछ एक मैप दिखाना चाहता हूं। इस मैप को आप देखिए, यह मैप है 27 फरवरी 2025 का, जिसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि ये जो रेड एरिया है ये आज के टाइम पर कंट्रोल में आ चुका है। हम ये कह सकते हैं यहां तक सारा हिस्सा जो है वो पूरी तरीके से रशिया के पास आया हुआ है। आप कहेंगे इसमें यूक्रेन है कहां तक? ये है यूक्रेन मेरे भाई, ये है यूक्रेन, देख लो। ठीक है, ये था यूक्रेन। तो ये तो क्रीमिया है, इसे तो 2014 में कब्जा कर लिया, है ना, ऑक्यूपाई कर लिया। लेकिन ये वाला जो एरिया है ये तो 2022 से जो वॉर छेड़ी है, जो अभी 24 फरवरी 2022 से लेकर 24 फरवरी 2025 के बीच में जो 3 साल है, वहां का आउटकम है। हालांकि मैं यहां पर कीवीज या ये जो यूक्रेनियंस हैं उनकी तो मैं दाद दूंगा भाई। उन्होंने 3 साल में रशिया जैसे देश को इससे आगे बढ़ने नहीं दिया, और एक पॉइंट ऑफ टाइम पर लग रहा था कि पूरा ही यूक्रेन कब्जा कर लेंगे, वो नहीं हुआ। ठीक है, भले ही इन्होंने इसमें यूएस की मदद ली है, रशिया की यूरोप की मदद ली है, लेकिन ये काफी हद तक सस्टेन की है। अब यहां पर क्या कह रहे हैं? पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, यहां पर यूएस कह रहा है कि भाई देखो, हमें सीज फायर चाहिए, यानी कि युद्ध को विराम दो आप एट एनी कॉस्ट। तो वो कह रहे हैं कि विराम तो हम दे देंगे, लेकिन इस टेरिटरी का इनको बोलो वापस जाए। तो इस पर रशिया बिल्कुल भी राजी नहीं है कि वो टेरिटरी छोड़कर जाएगा। जो टेरिटरी उसके पास आ गई वो तो फिर आ गई, अब उस पर बातचीत नहीं होगी। तो ये यूक्रेन कह रहा है कि भाई फिर क्या मतलब हुआ, ऐसे तो कल को यहां तक ले लिए, फिर हमला करेंगे, फिर यहां तक ले लेंगे, फिर हमला करेंगे, फिर यहां तक लेंगे। अब अच्छा, आगे गारंटी दो आप कि फ्यूचर में हमला नहीं होगा, ये गारंटी दो, है आपके पास गारंटी? अब इस बात को लेकर फिर अमेरिका चुप है, क्योंकि उसे पता है गारंटी रूस के भी आप पे कैसे दे दोगे आप, है ना। तो वो चीज कई सारे एस्पेक्ट है, यानी कि सीज फायर चाहते तो हैं बट एट एनी कॉस्ट चाहते हैं कि सीज फायर रुक जाए। तो सीज फायर को रोकना इज नॉट द ओनली ऑब्जेक्टिव। यूक्रेन कह रहा है कि भाई हम केवल सीज फायर रोकने थोड़ी ना आए हैं, हमें तो यहां पर टेरिटरी को बचाना भी है, और अगर हम टेरिटरी नहीं बचा पाएंगे तो फिर फायदा क्या है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो वो चीज यहां पर देखनी पड़ेगी किस तरीके से चल रही है, यहां पर वो एक समस्या हो सकती है। ठीक है, तो रियल टाइम में वो एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, और यूएस वाले चाह रहे कर दो,
कोई दिक्कत नहीं है, बंद करो, लड़ाई मत लड़ो। अब क्यों चाह रहे हैं भगवान जाने, लेकिन इससे रिलेशन जो है बिटवीन आपको रशिया और यूएस के थोड़े कॉर्डियल होते दिख रहे हैं। आपको याद होगा कि सऊदी अरब में रशिया और यूक्रेन के जो डेलीगेशंस हैं, यानी कि जो उनके ऑफिशियल्स हैं, वो अभी आपस में मिले थे। तो वो ये भी एक बड़ी न्यूज थी उस टाइम के लिए। ठीक है, इंडिया का क्या स्टांस हो सकता है? इंडिया का बहुत ही बैलेंस अप्रोच होगा। उन्होंने किसी भी मुल्क को इसमें सपोर्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा हम एक पीस चाहते हैं, हम चाहते हैं कि शांति बने रहे, हमारी वो उद्देश्य है, और अंतरराष्ट्रीय नियमों का और संप्रभुता के नियम का पालन होना चाहिए। भारत ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया या खुला समर्थन नहीं दिया है किसी भी मुल्क को लेकर, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज ने दिया था। चीन में हालांकि इसको लेकर बड़ी संतोषजनक स्थिति है। जैसे ही हिमालयन का काम किया, तो अब इससे एक बात तो समझ में आ गई कि यूएस को पूरी दुनिया में एक ठीक हम ये कह सकते हैं कंट्री के तौर पर नहीं देखा जा सकता। भले ही लोग समर्थन दे रहे हो या ना दे रहे हो, एक अलग बात है। ऐसे में चाइना के लिए बहुत ही बढ़िया सिचुएशन है, क्योंकि चाइना को ये लगता है कि यूएस की क्रेडिबिलिटी ईयर ऑन ईयर गिरेगी। अब वो क्रेडिबिलिटी अगर गिरती है तो चाइना अपनी पोजीशन यहां पर स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगा। और ये बात रही ग्लोबल माइनिंग सप्लाई, मिनरल सप्लाई के मामले में, तो मिनरल्स को भी आसानी से वो अब सेल आउट करेंगे, जिससे कि धीरे धीरे करके यूएस के जो अलाई हैं, जो दोज हु आर डिपेंडिंग ऑन यूएस, अब उनके साथ उनका बिहेवियर देखकर हो सकता है चाइना के पास शिफ्ट हो जाएं, और एक और मौका बने कि चाइना एक ग्लोबल लीडर बनकर उभरे। तो चाइना को काफी अच्छा लग रहा है और मस्त, वो मजे में है, उसको लग रहा है बहुत बढ़िया है।